नमस्कार, जोहार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। आज हम लोग दिल्ली में हैं और आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं वो वैसे परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप वर्तमान में डीयू के प्रोफेसर श्री डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी है, उनसे मिलने के लिए हम लोग आए हैं और वो अभी भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन। सर नमस्कार जी। नमस्कार और आपके दर्शकों को स्वागत है और शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तक आए। जैसा कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में एक ज़िला है गंगापुर सिटी, पूर्वी राजस्थान में। वहाँ से मैं आता हूँ और अपनी पढ़ाई लिखाई मैंने जो है मास्टर्स जो है BHU से की थी। उसके बाद की पढ़ाई दिल्ली में MPhil PhD वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिलहाल पिछले 10 साल से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने आप को एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और उसके साथ साथ सारी अभी जितनी भी गतिविधियाँ हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो चाहे दिल्ली में हो रही हों चाहे राजस्थान में हो, और ख़ास करके जो मीडिया से जुड़ी हुई गतिविधियाँ वो BAP की तरफ से मैं देख रहा हूँ। तो सर आप DU के प्रोफेसर हैं और BAP पार्टी बेसिकली वैसे राजस्थान डूंगरपुर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपका उनसे कांटेक्ट कैसे और आप ये राष्ट्रीय प्रवक्ता कैसे बने? देखिए, हम लोग संघर्ष के लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर संघर्ष कर रहे हैं। BAP के बनने से पहले जो लगातार जो इनके फाउंडर मेंबर है पार्टी के, चाहे कांति भाई आदिवासी हैं, मोहनलाल जी रोत हैं, चाहे दादा भंवरलाल परमार हैं और बाकी मांगीलाल जी हैं साथ में, हमारे साथ में हैं। ये सब वो साथी हैं जो लगातार आदिवासियों के मसले पे पिछले एक दशक से भी लंबे समय से लगातार काम कर रहे हैं और अलग अलग एरियाज में काम कर रहे थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र तक का जो पूरा हिस्सा उसमें इन लोगों का काम था। और उसके साथ साथ मैं भी अपनी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है उनके साथ साथ जो ट्राइबल्स के जो मसले हैं, जो देश भर के मसले हैं, जिनमें चाहे रिजर्वेशन का मसला हो, चाहे कहीं डिस्प्लेसमेंट का मसला हो, चाहे किसी भी तरीके का आदिवासियों से जुड़े हुए जो मसले थे, उन सब पर मैं भी अपने तरीके से यहाँ पर रह करके अपनी बात बुलंद कर रहा था, लिख रहा था, उसके साथ साथ पढ़ भी रहा था, बोल भी रहा था। और उसी दौरान जो है मेरा संपर्क BAP के फाउंडर मेंबर से हुआ और धीरे धीरे फिर हम लोग उस पार्टी को एक जो वर्तमान जो हम लोग परिदृश्य में देख रहे हैं उसका एक ढांचा जो देख रहे हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ना शुरू हुआ। तो ये जर्नी है। तो सर जैसे वर्तमान में आपने बताया कि पार्टी का और राजनीति का स्तर, आप क्योंकि आप तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं, राजनीति का जो मुख्य जो टारगेट है अधिकतर जैसे BJP का सबका राष्ट्रवाद और धर्मवाद की राजनीति चल रही है, तो इसमें BAP पार्टी का क्या अपन किस तरह से देखते हैं? BAP पार्टी का क्या रोल रहेगा और ये कैसे अपने आप को इसमें अपना स्थान बना पाएगी? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश का संविधान जब बना था तब हमारे देश इस पूरे संविधान की प्रोसेस में हमारे जो पुरखे थे उन्होंने एक शब्द लिखा था कि इस देश में जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को, वो जो विविधता है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, सबका सम्मान किया जाएगा, सबकी कल्चर का, सबके पहनावे का, सबके जो है मान्यताओं का, सबके धर्मों का सम्मान किया जाएगा। ये इसके मूल में था। इसीलिए सेकुलरिज्म शब्द जो है, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता को हमने संविधान की प्रस्तावना में शामिल भी किया था। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 दशकों से 1990 के बाद से लगातार धर्म को एक खास पार्टी द्वारा, जिसका आपने जिक्र किया भी, जो आपका BJP, वो पार्टी धर्म को लेकर के आगे बढ़ती रही। आज पूरी की पूरी राजनीति को उन्होंने धर्म पर लाकर केंद्रित कर दिया। ऐसे में BAP के सामने ये चुनौती है, क्योंकि हमारा जो मोटो था कि हम सत्ता में क्यों आना चाहते हैं, हम पॉलिटिक्स क्यों करना चाहते हैं, तो BAP का सीधा मोटो ये है कि हम अपने लोगों को जो है सत्ता में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। हम उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जिन्हें कि पिछले 75 साल में कभी मौका नहीं मिला। तो वो सब लोग, चाहे वो आदिवासी तबके के लोग हों, चाहे दलित तबके के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हों, चाहे OBC तबके के लोग हैं, जिन्हें कभी हिस्सा से जिन्हें सत्ता से वंचित कर देगा, उन वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हम लोग सत्ता में लेकर के आना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया कि इस धर्म और की राजनीति के खिलाफ, या ये जो उग्र राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद भी नहीं, ये उग्र राष्ट्रवाद है, जो उग्र राष्ट्रवाद की इस राजनीति के खिलाफ
हम एक शांति और भाईचारे की और सबके सहअस्तित्व की जो राजनीति है उसको आगे लेकर के आना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग अलग अलग जगहों पर उस तरीके से जो आदिवासियत का जो पर्सपेक्टिव है, जहाँ सहजीविता जिंदा है, जहाँ सहअस्तित्व है, सहभागिता है, सहयोग है, उन सब के साथ मिल करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। और यही हमारा जो है मोटो है। जैसे सर बीएपी में भारत आदिवासी पार्टी, इस पार्टी के नाम में ही आदिवासी शब्द है और आदिवासियत को लेकर के हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आदिवासियत को मुद्दों को आगे लेकर बढ़ना चाह रहे हैं। तो क्या इस पार्टी के नाम के हिसाब से बाकी जैसे एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इन लोगों को भी अपन शामिल कर पाएंगे इस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए, इनका सहयोग लेंगे? जी देखिए, इसमें बेहिचक हम कहेंगे कि आदिवासी नाम में है और वो रिफ्लेक्ट भी करता है। लेकिन जब हम लोग आदिवासियत की बात करते हैं तो आदिवासियत का मतलब होता है कि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में, मीन्स इस धरती पर, क्योंकि हम भारत आदिवासी पार्टी है, तो भारत देश के भीतर जितने भी लोग हैं, चाहे अलग मान्यताओं के लोग हों, अलग धर्मों के लोग हों, अलग जातियों के लोग हों, हम सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष में विश्वास नहीं रखने वाले लोग हैं। हम सामूहिकता में विश्वास रखते हैं। यहाँ मैं की जगह हम की भावना है। और इसीलिए जब हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी में बाकी लोगों की, तो इसीलिए क्योंकि हम लोगों की जो पॉलिटिक्स है, हम लोगों के जो प्रिंसिपल्स है, हम लोगों का जो दर्शन है, उसमें सामूहिकता शामिल है। तो उस सामूहिकता में दलित भी शामिल है, उस सामूहिकता में ओबीसी शामिल है, उस सामूहिकता में आपका पिछड़ा तबका भी शामिल है। तो उन सबको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आप जब भी देखेंगे तो पाएंगे कि हम कोई भी किसी भी प्रोग्राम में, जो बीएपी के बैनर तले प्रोग्राम हो रहा है, तो आप जब मंच को भी देखेंगे तो पता चलेगा कि आदिवासी पुरखों के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें आपको मिलेंगी, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की तस्वीरें आपको मिलेंगी, आपको महात्मा फुले की तस्वीरें मिलेंगी, और तमाम जो ओबीसी के आइकन्स हैं उन सब की तस्वीरें मिलेंगी। और साथ साथ हम लोग उनके प्रिंसिपल्स को, उनकी जो बातें हैं उनको भी सीखते हैं और लगातार उनको अनुसरण भी करते हैं। और इसीलिए हमें पूरा यकीन है कि भारत आदिवासी पार्टी के साथ में ओबीसी तबका, दलित तबके के लोग, माइनॉरिटी तबके के लोग भी आएंगे। और इसीलिए माइनॉरिटी पे इसलिए, जैसे अभी पिछले दिनों हमने ये देख रहे थे कि जब 3 जनवरी का दिन था, जब सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन जब सेलिब्रेट किया जा रहा था, जो कि महाराष्ट्र की, जिसे हम लोग राष्ट्रमाता के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इस देश में महिला शिक्षा की अलग जगह थी उस दौर में। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने फातिमा शेख को भी सेलिब्रेट किया था। फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले की सहयोगी शिक्षिका थी, और उनके भाई उस्मान शेख, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के लिए स्कूल और उन सब की व्यवस्था की थी। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इसका एक प्रोग्राम हम लोगों ने कराया था, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के 2 चुने हुए विधायकों ने हिस्सेदारी की थी, और उन्होंने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का प्रण लिया था। और यह दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये सारी चीजें हो रही थी। तो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आदिवासियत की बात कर रहे हैं, जिसमें सबकी भूमिका है और हम सबके विचारों को आगे लेकर के बढ़ने जा रहे हैं। जी सर, अभी हसदेव जंगल जो कट रहा है और उसमें बाकी लोग तो जा नहीं रहे, क्योंकि सिर्फ आदिवासी, और आदिवासी भी जा रहे हैं जो प्रोटेस्ट करने, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो इसको, क्योंकि आदिवासी प्रकृति को बचाना जा रहा है, तो इसमें सिर्फ आदिवासी ही क्यों, बाकी समाज जिसमें गैर आदिवासी शामिल नहीं हो? देखिए, एक चीज समझिए कि वापस हम देखेंगे तो आदिवासी इस धरती पे कहीं भी देख लीजिए, जंगल वहीं पर बचे हुए हैं जहां पर आदिवासी जिंदा है। बाकी आप दिल्ली शहर में बैठे, कहीं पर आपको कोई जंगल नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो उन्होंने जंगल को बचा के रखा, जीव जंतुओं को बचा के रखा, हर एक चीज को बचा के रखा, क्योंकि उनकी एक साधारण सी मान्यता है कि ये प्रकृति उसके लिए सर्वोपरि है। इस प्रकृति की वजह से वो यहाँ पर है, और हमें उसको वापस रिटर्न करना, हमें अपनी प्रकृति को, हमें अपनी कुदरत को बचा के रखना है। और इसीलिए जब भी कोई पेड़ काटा जाता है किसी भी दूसरे मकसद से, किसी भी ऐसे मकसद से जहां किसी को प्रॉफिट कमाना है, तब उसका जो है आदिवासी विरोध करता है। जब भी किसी पहाड़ को नंगा किया जाता है, पहाड़ को खोदा जाता है, आदिवासी उसका विरोध करता है कि नहीं, इस कुदरत को आप डिस्ट्रॉय मत कीजिए, इस प्रकृति को आप डिस्ट्रॉय मत कीजिए, इसीलिए विरोध करता है। यही जो बात है, ये गैर आदिवासी समाजों में नहीं है। जो हम की भावना है उसमें
हम में इंसानों के साथ साथ जानवर भी शामिल होते हैं, पेड़ पौधे भी शामिल होते हैं और तमाम तरीके के जीव जंतु जो इस जंगल और इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में वो सब शामिल होते हैं। लेकिन गैर आदिवासी समाजों में ये मान्यताएं नहीं है। गैर आदिवासी समाजों में व्यक्ति विशेष को प्रमुखता दी जाती है, इंडिविजुअल को प्रमुखता दी जाती है और इसीलिए आप देखेंगे तो उनका जो कंसर्न है वो दूसरे को लेकर इतना नहीं दिखता है। वो खुद अपने आप को जरूर आगे रखना चाहते हैं लेकिन कभी दूसरे को लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहते। जब हसदेव का जंगल कट रहा है तो इसीलिए पूरे देश का आदिवासी, या जब मणिपुर में कुछ होता है या फिर जम्मू में जब कुछ होता है तो लगातार आदिवासी जो है उन लोगों के न्याय के लिए, लोगों के हक के लिए पीड़ितों के साथ में खड़ा होता है ताकि इस पूरी की पूरी प्रकृति को बचाया जा सके। क्योंकि जो हमें मिला है हमें उतना ही, एटलीस्ट हम ज्यादा बढ़ा के नहीं दे सकते, तो अपनी कुदरत को उतना ही प्रोटेक्ट करके हम लोग अपनी अगली जनरेशंस को देना चाहते हैं। इसीलिए हसदेव में आदिवासी लड़ रहा है। अभी सर आपने मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर में पिछले 9 महीने से कुकी समुदाय जो है वो आदिवासी से ही है, लेकिन उनके साथ वापस वैसा ही अत्याचार और उनको उनके आदिवासी होने पे शक किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, यही एक पॉलिटिक्स है जिसको समझ से जाने की जरूरत है कि बीजेपी ने राष्ट्रपति भले ही आदिवासी समाज से बुला लिया, बना दिया, लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि उन्हीं के हाथों जो है आदिवासियत का कत्ल कराया जा रहा है, उन्हीं के हाथों आदिवासियों के हक और हुकूक को छीना जा रहा है। जैसा आप देखिए मणिपुर में जो कुछ हुआ पिछले 8-9 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर मैतेई जो वहां का एक पावरफुल गैर आदिवासी समाज था उसे आदिवासी कैटेगरी में डाले जाने को लेकर के पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। लेकिन बीजेपी सरकार वहां लॉ एंड ऑर्डर उनका देखेंगे तो पूरा कंप्लीटली फेल रहा। बहुत सारे लोगों की जाने गई और उसमें ज्यादातर कुकी समाज के लोग हैं, वो समुदाय के लोग हैं जो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और ये पूरी की पूरी फाइट उनके जमीनों को लेकर के है, क्योंकि ज्यादातर पहाड़ी इलाके आदिवासियों के कंट्रोल में है, अनुसूची 6 के दायरे में आते हैं और वहां पर बीजेपी सरकार चाहती है कि जैसे ही मैतेइयों को आप अनुसूची शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में डालेंगे तो ये जंगल पर, इन पहाड़ों पर उनका कब्जा हो जाएगा और उससे जो है वो अपना पूरा का पूरा मुनाफा कमा सकते हैं और इसी का विरोध कुकी कर रहे थे। लेकिन उल्टा जो पीड़ित था, कुकी जिनको न्याय मिलना चाहिए था, बीजेपी सरकार ने अभी एक जो है स्टेटमेंट कुछ समय पहले जारी किया, एक न्यूज आई कि भाई कुकियों का जो एसटी स्टेटस है उसको फिर से रिव्यू किया जाए। पीड़ित को ही उल्टा जिम्मेदार ठहराने की जो है कोशिशें हो रही है और यही वो बीजेपी का आदिवासी प्रेम है जिसको हमें समझे जाने की जरूरत है। कुछ इसी तरीके का जम्मू कश्मीर के भीतर भी हो रहा है गुजर बकरवालों के साथ में, कुछ इसी तरीके का झारखंड और छत्तीसगढ़ में चल रहा है डीलिस्टिंग के नाम पर। तो आप देखेंगे तो आदिवासियों में फूट डालो राज करो की नीति जो है बीजेपी आगे लेकर के बढ़ रही है, जो कि इससे समझे जाने की जरूरत है कि बीजेपी आदिवासी विरोधी पार्टी है। भारत आदिवासी पार्टी ये आदिवासियों के साथ साथ सबकी पार्टी है, तो लोगों को हमारे साथ आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ताकि हम एक ऐसा देश बना सके जहां सबको बराबरी हो, सबको सम्मान मिले, सबको जो है एक न्याय मिले, सबको जो है उनका जो अस्तित्व है उसको बचाया रखा जा सके। जी सर, अभी कल ही हम एक समाचार में पढ़ रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने ईडी के दबाव में आकर के इस्तीफा दे दिया। और ये क्यों हुआ सर, इसके बारे में आप क्या कहना? वो क्योंकि वो भी आदिवासी मुख्यमंत्री थे, तो ये किस प्रकार से बार बार आदिवासियों को टारगेट किया जाए, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, एक चीज देखिए कि जब से 2014 के बाद से बीजेपी ने एक फंड अपनाया हुआ है कि जहां उनकी पार्टी की सरकार है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जहां उनकी पार्टी की सरकार नहीं है वहां वो कैसे भी जोड़ तोड़ करके लोगों को डरा धमका करके, ईडी छोड़ करके, सीबीआई छोड़ करके, अथवा इन सब की जगह हम लोग देखते हैं कि दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीद करके, नेताओं को जो है दबा कुचल करके या फिर उन सबको डरा धमका के वो अपने में शामिल कराने की कोशिश हो रही है। हमने देखा था मध्य प्रदेश में पिछली जब सरकार थी तो जो है सिंधिया परिवार उधर शिफ्ट कर गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बाकी लोगों को लेकर के।
इसी तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा कि जो महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार थी उसको तोड़ दिया गया। इसी तरीके से फिलहाल बिहार में हुआ। अब जो चैलेंज था वो एक झारखंड की एक सरकार, पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया में देखेंगे तो झारखंड एक ऐसा जगह था इस पूरी लोकेशन में, क्योंकि वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत तो थे, गुजरात उनके पास था, मध्य प्रदेश उनके पास है, तो झारखंड एक जगह ऐसी थी इस पूरी बेल्ट में जिससे कि बीजेपी को लग रहा था कि उनको खतरा है। और दूसरा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी आदिवासियों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देना चाहती, वो एक डमी के तौर पर रखना चाहती है जिसके कि वोट का इस्तेमाल दिखा करके किया जा सके, जैसे उन्होंने राष्ट्रपति बना करके किया। जैसा कि छत्तीसगढ़ में उन्होंने जब साई जी को मुख्यमंत्री बनाया तो दूसरी तरफ उन्होंने हंसदेव के जंगल काटने शुरू कर दिए। इसलिए झारखंड के भीतर जो आदिवासी पार्टी थी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा थी, उसकी सरकार को गिराने की कोशिश वहां पर हो रही। लगातार ईडी और सीबीआई के दबाव में फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, डरा धमका करके, और उस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है। तो अभी उसमें ये आया है कि उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया है और चंपई सोरेन साहब जो है नए मुख्यमंत्री के तौर पर, वो भी आदिवासी जी, वो भी आदिवासी समाज। तो ये आदिवासी बनाम आदिवासी करके तोड़ना चाह रहे हैं जी। वो इसमें अभी ये तो खैर जेएमएम ने अपना नया उत्तराधिकारी चुना है हेमंत सोरेन साहब ने, लेकिन दरअसल ये पूरी पॉलिटिक्स यही है बीजेपी की कि जो इस्टेब्लिश ऑर्डर है उसको गड़बड़ा दिया जाए, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको गड़बड़ाया जाए, ताकि जो है वहां से कुछ कूट मचा करके वो अपने फेवर में कुछ कर सके। और वही पॉलिटिक्स झारखंड में जारी है। दरअसल ये पूरी तरीके से देखिए तो डेमोक्रेसी को कुचलने की साजिश है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। सर, कल जंतर मंतर में हम गए थे, आप भी पता रहते, वहाँ ईवीएम के विरोध में वामसेप ने धरना प्रदर्शन किया और पूरी तरह से उनके साथ में कई सारे राष्ट्रीय संगठन भी जुड़े। तो ईवीएम हटाओ के लिए वो ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे लग रहे थे। तो क्या ईवीएम हटेगी? और ईवीएम के बारे में आपका कहना, अगर ईवीएम वास्तव में ईवीएम से चुनाव होते तो क्या वो ट्रांसपेरेंट है? देखिए, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जो कि किसी इंसान के द्वारा बनाया गया, और कोई भी ऐसी चीज जो इंसान के द्वारा बनाई जा सकती है उसमें जाहिराना बात है कि उसमें इंसान के द्वारा गड़बड़ी भी की जा सकती है। ये कोई बड़ी चीज नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। और जिन देशों में ईवीएम की शुरुआत हुई, यूरोप के देश, वो वापस बैलेट पेपर पर जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईवीएम में जो सत्ता में होता है वो अपने तरीके से ईवीएम्स को मैनिपुलेट कर सकता है। इसीलिए उन देशों ने जिन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की थी उसको बंद कर दिया है। और हमारे देश में भी यही मामला चल रहा है कि लगातार जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं, लोगों का मानना होता है, लोग खुद कहते हैं भाई हमारे बूथ से, हमारे जगह से हमने उस फला पार्टी को वोट नहीं दिया, हमने इस व्यक्ति के लिए वोट दिया, लेकिन जब रिजल्ट आता है पता चलता है कि सारा दूसरी तरफ चला गया है। और ऐसे में इसीलिए उसकी जो ईमानदारी उस पर शक हमेशा होता है। दूसरा, मशीन के साथ साथ जिस कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका एक नजारा एक तरीके से ये कहिए कि अभी चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन जब हुए थे तो जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने ये किया कि वहां जो इंडिया अलायंस ग्रुप की तरफ से एक कैंडिडेट जो है एज ए मेयर के पद के लिए जो है दावेदार फाइल किया गया, दूसरी तरफ बीजेपी का कैंडिडेट था। लेकिन जब इंडिया अलायंस के जो वोटर्स थे वो लगभग 20 वोटर्स थे, उनमें से 8 के वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। और पीठासीन अधिकारी वीडियो में उसमें मार्किंग करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, वो लाइव वीडियो में दिख रहे हैं। और उसके बावजूद भी अब ये काम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है। लेकिन जब इस तरीके से ये मामला चला और पूरे देश में, इसीलिए इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी पर भी शक होने लगा है लोगों को, और ईवीएम पर तो है ही है। तो इसीलिए लगातार जो कल का विरोध प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, उसमें तमाम पार्टियों के लोग थे, भारत आदिवासी पार्टी के लोग भी शामिल थे और बाकी पार्टियों के लोग भी शामिल थे। उन सब ने ये किया था कि देखिए, हमें ईवीएम मशीन के ऊपर संदिग्ध है, आप वापस बैलेट पेपर पे लाइए, ताकि इस देश में इस जो सबसे बड़ी खासियत किसी भी लोकतंत्र की सुंदरता क्या है कि सज्जन जी की आपका उन संस्थानों में विश्वास बना है। जब आम लोगों का विश्वास उन संस्थानों में से खत्म होने लगता है, तब ये मान के चलिए कि वो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक सिचुएशन है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो,
चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो बाकी के संस्थान हो, उनमें जैसे जैसे आम जनता का विश्वास कम होगा वैसे वैसे लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए ईवीएम को हटाना बेहद जरूरी है ताकि लोकतंत्र में वापस लोगों का जो विश्वास है उसको जिंदा रखा जा सके, उसको वापस से बनाया रखा जा सके। और यही हमारी कोशिश है। भारत आदिवासी पार्टी भी, हमारा भी पॉलिटिकल स्टैंड ये है कि हम ईवीएम के खिलाफ में हैं। हम चाहते हैं कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। अगर हम आपको अश्योर करते हैं कि अभी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 वाले, उसमें अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होता तो हमें ये यकीन था कि 12 से 13 सीटें हम लोग जीतते, लेकिन ईवीएम के चलते हम लोग सिर्फ 4 सीटों पे जो है रह गए। तो ये दरअसल क्योंकि हमारा लोगों ने ये देखा, जिन्होंने वोट दिया उन सब ने बताया कि भाई नहीं हमने वोट दिया है, सब और ये मान रहे थे, लेकिन वो रिजल्ट हमारे खिलाफ में है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विश्वास को कायम रखने के लिए ईवीएम को हटाना जरूरी है। लोकसभा चुनाव अभी 2024 में 8-10-12 दिन बाद में आचार संहिता लगने वाली है, तो उसमें बीएपी की क्या रणनीति है? उसको लोकसभा में कितने उम्मीदवार उतारना है और जनसंपर्क वगैरह जारी है, उसका पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए क्या रणनीति? देखिए, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो पार्टी संगठन का विस्तार कर रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में चल रहा है काम। वो राजस्थान में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, वो महाराष्ट्र में भी है, दादरा नागर हवेली, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश में भी यूनिट का गठन हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी है। तो वो पार्टी के संगठन के पदाधिकारी तमाम तरीके के लगातार सारे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ रही बात चुनावों की, तो आगामी लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी दमदारी से अपने कैंडिडेट्स उतारेगी, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और जहां पर भी, क्योंकि एक चीज जानना जरूरी है, हमारी लिमिटेशन ये है कि हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, अभी 5-6 महीने पुरानी पार्टी है। तो 5-6 महीने पुरानी पार्टी ने, और जब विधानसभा के चुनाव थे तब तो हमें सिर्फ 2.5 महीने हुए थे। 10 दिसंबर को हमारी पार्टी का लॉन्चिंग का पहला दिन था और 25 नवंबर को हम चुनाव में चले गए। तो लगभग मान के चलिए 2.5 महीने बाद हम चुनाव मैदान में थे। 10 सितंबर तो सितंबर में पार्टी लॉन्चिंग हुई और नवंबर में हम चुनाव में चले गए, 2.5 महीने के बाद में। तो ऐसे में अभी भी हमें 5 महीने के आसपास का वक्त हुआ है। तो हमारे पास जितनी हमारी ताकत है, हम अपनी पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो जैसा आपने सुना, ये थे डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी। सर, अंत में, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, मैं मेरा पर्सनल सवाल सबसे कहता हूँ, और क्योंकि युवा मोटिवेशन के लिए, युवाओं को शिक्षा और राजनीति में से किसको चुनना चाहिए? देखिए, तो इसका आंसर इस तरीके से दिया जा सकता है कि जाहिर सी बात है, शिक्षा तो बेहद जरूरी है, शिक्षा तो प्राइमरी है, इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कि आपको शिक्षा तो हासिल करनी ही करनी है। शिक्षा में भी जरूरी है मेरे क्वालिटी एजुकेशन। भाई, डिग्री हासिल करना तो एक बात है, लेकिन डिग्री के साथ साथ वो कितनी मजेदार डिग्री, हम कितनी क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए बीएपी के बैनर तले जब हमारे तमाम उम्मीदवार, चाहे महिला जी है प्रतापगढ़ से, इन्होंने भी एक बात कही थी। जब हम गए थे प्रतापगढ़ चुनावी सभा में, तब लगातार एक बात कर रहे थे कि हम प्रतापगढ़ को एक बेहतरीन जिला बनाएंगे, शिक्षा से लेकर के हर मामले में। और इनका पूरा फोकस जो शिक्षा व्यवस्था पे था, ताकि एक अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था बनाए रख सके। और वहां से जब एक अच्छी शिक्षा होगी तो हमारे लोग अच्छी जगहों पर पहुंचेंगे, ऊंचे पदों पर पहुंचेंगे, और तब वो सिस्टम में भी भागीदारी निभा पाएंगे, देश को बनाने में और आगे चलाने में अच्छी भागीदारी निभा पाएंगे। और जहां तक पॉलिटिक्स का मामला है, तो जिन लोगों की भी पॉलिटिक्स में रुचि है उनको आना चाहिए पॉलिटिक्स में। उसकी वजह है क्योंकि पॉलिटिक्स वो जगह है जहां से सारी चीजें तय होती है। वहां से एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी तय होता है, वहां से ये भी तय होता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, ये भी तय होगा कि कौन पढ़ाएगा, ये भी तय होता है कि कौन पढ़ेगा, किसको नौकरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो सारा का सारा जो चाबियां है, सारी प्रॉब्लम्स की चाबी पॉलिटिक्स में है। इसीलिए हम पॉलिटिक्स को ये नहीं कहते कि बहुत खराब चीज है, हम पॉलिटिक्स को कहते हैं बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते आप करें ईमानदारी से, अपने लोगों के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। अगर आप अपने लोगों के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली, एक अच्छी शिक्षा के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में बेहिचक आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज करें। आप एजुकेशन भी लें
पॉलिटिक्स भी करें, क्योंकि ये जरूरी है। जब पॉलिटिक्स आपकी हर चीज तय कर रही है तो आप भी तय करें कि आपकी पॉलिटिक्स कैसी होगी। हमारी पॉलिटिक्स दंगाई बनाने की होगी या हमारी पॉलिटिक्स इस देश के लोगों को न्याय दिलाने की होगी, ये हमें तय करना है। तो इसीलिए दोनों का एक अपना इम्पोर्टेंस है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे को इतना टाइम दिया। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी, DA प्रोफेसर और BAP भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ में बैठे हैं प्रतापगढ़ से MLA प्रत्याशी मांगलाल जी मीणा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।